हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा मंच। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और आज स्टार्ट करते हैं आज एक नया सफ़र टुवर्ड्स योर सक्सेस। सो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स की लाइक एसएससी, बैंक, आईबीपीएस, रेलवे या फिर रेलवे के किसी भी ग्रुप की, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इस चैनल के थ्रू मैं आपके सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, जैसे कि रीजनिंग है, एफडी है, इंग्लिश है या फिर साइंस वगैरह है। ठीक है, विथ ऑल बेस्ट स्ट्रेटजीज। सारी स्ट्रेटजी, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स हम आपको धीरे धीरे सारा एक्सप्लेन करेंगे और जितने भी डिटेल कॉन्सेप्ट हम पढ़ सकते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या मैथ्स हो, एफडी हो, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे हम उसको डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो आज का जो पहला सेशन है, जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है हमारा रीजनिंग और टॉपिक मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है एनालॉगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आज का सेशन जो है हमारा रीजनिंग और एनालॉगी। बट उसके पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो हम कवर करेंगे सारे एग्जाम्स के लिए है। जो भी आप अगर तैयारी करना चाह रहा है या आगे सोच रहा है तैयारी करने के लिए, वो इस चैनल के थ्रू सारी पढ़ सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि रीजनिंग होती क्या है। तो फर्स्ट लाइन में जैसा आप देख रहे हो लिखा हुआ है, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। मीन्स रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जब कभी भी आप कुछ लॉजिकली सोचते हो। ठीक है, सपोज अगर आप किसी एक ऐसी सिचुएशन पे हो जहां हमें लॉजिकली डिसाइड करना है कि आप क्या कर सकते हो। कोई अगर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको डिसीजन लेना है या उसके बेसिस पे आपको अपना एक्शन डिसाइड करना है, वो सारा किसके अंडर में आएगा? वो आएगा आपका रीजनिंग के अंडर में। तो एग्जाम पर्पज से रीजनिंग क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक है आपकी वर्बल और सेकंड है आपकी नॉन वर्बल। वर्बल को फिर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, किसमें? बेसिक में, एनालिटिकल में और लॉजिक में। ठीक, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो सारा अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो वर्बल रीजनिंग मेनली होती है आपकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप डिसाइड करोगे या आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो आपका वर्बल रीजनिंग के अंडर में ही आएगा। जो तीन पार्ट्स इसके बनाए गए हैं, फर्स्ट पार्ट जो आपका बेसिक है, बेसिक के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। ठीक है, स्लाइड पे मेन टॉपिक्स ही मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। बाकी जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स ही हम डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ लिखने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे मेन टॉपिक्स ही लिखा है, जिसमें क्या आता है? एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, आपका कोडिंग डिकोडिंग पार्ट है या आपका वेन डायग्राम है, क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस हों या क्यूब एंड डाइस के हों। ये सारे टॉपिक्स में एक चीज़ कॉमन है, क्या? कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, आप इसके अंदर कैलकुलेशंस भी आती हैं। ठीक है, आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म भी करना हो सकता है, थिंकिंग भी होगी, प्लस आपकी कैलकुलेशन पार्ट भी इन सब के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर आपको मिलेगा। एनालिटिकल पार्ट की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल टोटली बेस्ड होता है आपके एनालिसिस पे। ठीक है, अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो आपका क्या है? सिलॉग्स है, पजल है या मशीन इनपुट या आउटपुट है या डेटा सफिशिएंसी, जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें क्या है? सबसे पहले आपको जो भी स्टेटमेंट दिया होगा या कई सारे स्टेटमेंट्स भी अगर दिए हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें एनालाइज करना होगा। सपोज अगर हम एग्जांपल लें पजल का, पजल में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको दिए रहते हैं।
सारी पॉसिबिलिटीज लगाने के बाद आपका जो भी एनालाइज करोगे, कोई भी एक सेट आपका डायग्राम बनेगा जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स में अगर हम देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपके सारे लोग बैठे रहेंगे, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट दिए रहेंगे। तो स्टेटमेंट के एनालाइज करने के बाद ही आप इस फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस वाला जितना भी पार्ट है वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर में आएगा। लॉजिकल की अगर हम बात करें तो लॉजिकल प्योरली बेस्ड होती है आपके स्टेटमेंट और आपके मेंटल थॉट के ऊपर। जैसे फर्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो ये है डिसीजन मेकिंग। मीन्स अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या डिसीजन लोगे, ये आपका है डिसीजन मेकिंग में आएगा, ठीक। सेकंड जो है वो आपका है स्टेटमेंट अजम्पशन, स्लैश लगा के मैंने इसी में बाकी चीज़ें भी इंक्लूड की हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, देन स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। कंक्लूजन मतलब आखिरी चीज़ जो है आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो आपका कंक्लूजन में है, ठीक है। और कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब किसी स्टेटमेंट अगर दिया है, एक दिया है या दो दिया है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या एक्शन परफॉर्म करोगे, ये आपका सारा लॉजिकल में आएगा, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग क्या होती है, वर्बल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे ये सारे टॉपिक आते हैं, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, फिगर काउंटिंग है, या वाटर का इमेज है, मिरर इमेज है, एम्बेडेड फिगर्स हैं। सिंपली इसमें आपको जो है फिगर्स के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो भी आपके नॉन वर्बल में क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके फिगर बेस्ड ही बनते हैं। 4 फिगर दिए हैं, चारों फिगर में से कोई एक रूल लग रहा है, फिफ्थ फिगर आपको या नेक्स्ट फिगर आपको फाइंड करना है। ये आपका एम्बेडेड फिगर या इनकम्प्लीट पैटर्न में भी आ सकता है, ठीक है। तो और भी टॉपिक्स होते हैं बट फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे मेन ही राइट डाउन किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा एनालॉगी, ठीक। एनालॉगी का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब समानता या सादृश्य। समानता का मतलब एक ही जैसे दिखने वाली चीजें, एक ही जैसी चीजें। समानता मतलब एक ही जैसी चीजें। जैसे कोई भी अगर हम एक ग्रुप ले लें तो उस ग्रुप में क्या होता है, सारी एक ही जैसी चीजें होती हैं, है ना। अगर हमने क्लोथ का ग्रुप लिया है तो उसमें सारे क्या होंगे, क्लोथ होंगे। अगर हमने गेम्स का अगर कोई हमने कैटेगरी अगर हमने बनाई है तो उस गेम्स में क्या होंगे, सारे गेम्स उसके अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। सादृश्य का मतलब होता है एक जैसी दिखने वाली चीजें, है ना। जैसे कि अगर हम 2D फिगर की बात करें तो 2D फिगर में क्या है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, या फिर आपका ट्रायंगल है, ये सारे क्या हैं, एक ही जैसे दिखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये 2D फिगर्स हैं, ठीक है। तो 2D फिगर्स में तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको दो वर्ड्स दिए जाएंगे या एक पेयर दिया जाएगा जिसमें कोई एक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। वो कोई भी रिलेशनशिप होगा, हो सकता है। तो उस रिलेशनशिप के बेस्ड पे आपको अपना नेक्स्ट रिलेशनशिप, सॉरी, आपको अपना नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं, रिलेशनशिप आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके क्या है, इन 8 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि वर्कर हो सकता है, उसका टूल क्या है, वो किस प्लेस पे काम करता है ना। टूल और उसका एक्शन क्या हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट, जो भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो मेजर क्या करता है। सपोज अगर हमने थर्मामीटर, तो थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है पर वो मेजर क्या कर रहा है, टेम्परेचर मेजर कर रहा है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इसका मतलब ये है कि कोई अगर इंडिविजुअल है, अगर हम बात करें मैन की, ठीक है, तो मैन आपका एक इंडिविजुअल है, लेकिन ग्रुप ऑफ मैन या ग्रुप ऑफ वुमेन को आप क्या कहोगे, वो आपका ग्रुप में आ जाएगा। यंग वंस का मतलब होता है कि उनके बच्चे, ठीक है, उनके बच्चों को आप क्या कहेंगे। सपोज अगर लॉइन है तो लॉइन के बच्चे को क्या कहेंगे।
अगर डॉग है तो डॉग के बेबी को क्या कहेंगे, ये आपका इस रिलेशनशिप में आएगा। क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी का मतलब है आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक, लेकिन उसको यूनिट, उसको मेजर कैसे करते हैं, वो आपका यूनिट में आएगा। स्टडी एंड टॉपिक, वर्ड एंड सिनोनिम्स एंड करेंसी एंड कंट्री। तो जो लास्ट वाले हैं ना, 7 और 8, ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन को टफ बनाते हैं, या आपके पेपर के एग्जाम के व्यू से देखें तो ये आपको पेपर अगर टफ बनाना है तो जनरली आप क्या करोगे, आप क्या होता है वो 7 और 8 वाला रिलेशनशिप ज़्यादा पूछता है, क्योंकि भाई वर्ड और सिनोनिम्स का कोई एंड तो है नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में आपका कोई ऐसा वर्ड पूछ लिया जाए जो आपको आता हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर टफ वर्ड पूछ लिया गया तो आप उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं लगा पा रहे हो और वो वर्ड आपने सुना भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपके क्वेश्चंस को क्या बनाएगा, टफ बना देगा। करंट कंट्री भी ऐसी है कि हो सकता है कंट्री आपको पता हो, लेकिन उसकी क्या कैपिटल है या क्या करेंसी है, मे भी शायद आपको ना पता हो या भूल जाएं आप, ठीक है, बहुत सारी कंट्री हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद करना, और यही आपके एग्ज़ाम में टफ बना देंगे आपके एग्ज़ाम को, ठीक है। तो इन 8 जो रिलेशंस हैं, इन सारे के जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। इन केस अगर कोई डाउट है या कुछ और आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो एनालॉगी में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें जो टाइप 1 है ये आपका है कंप्लीट एंड चूज पेयर। मीन्स कंप्लीट एंड चूज पेयर का मतलब या तो एक पेयर आपको दिया होगा उसको आपको कंप्लीट करना है, या फिर सेकंड पेयर में भी आपका एक वर्ड दिया होगा और सेकंड वर्ड आपको उसको चूज करना होगा। ये टाइप 1 है आपका। क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं तो ये क्या है, फर्स्ट वर्ड है आपका मेल्ट एंड सेकंड वर्ड है आपका लिक्विड। मेल्ट क्या है, मेल्ट एक प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद चीज़ें किस में कन्वर्ट हो रही हैं, लिक्विड। ये क्या हो गया है आपका, स्टेट हो गया। मीन्स फर्स्ट वर्ड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस को और सेकंड वर्ड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, ठीक है। ये आपका क्या है, रिलेशनशिप है इस क्वेश्चन के लिए। फ्रीज क्या है, फ्रीज आपका एक प्रोसेस है, लेकिन फ्रीज करने के बाद चीज़ें किस में कन्वर्ट होती हैं, वो स्टेट आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आइस में ऑप्शन में देखते हैं, आइस नहीं, सॉलिड करेक्ट है। फ्रीज करने के बाद जनरली चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हमारी सॉलिड में। क्रिस्टल एक फॉर्म है, लेकिन सेमी सॉलिड की स्टेट को हम बोल सकते हैं। प्लाज्मा एक स्टेट है जो आपकी किस में आती है, जो ना लिक्विड होती है और ना ही कंप्लीटली सॉलिड होती है। मीन्स इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड की जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लावर फर्स्ट वर्ड है एंड बर्ड आपका क्या है, सेकेंड वर्ड है। बर्ड मतलब होता है कली, तो कली अगर हम कहें तो ये आपका हो गया इनिशियल स्टेट, ठीक है। और फ्लावर आपका क्या है, बर्ड से बनता है फ्लावर, मीन्स फ्लावर है आपका फाइनल स्टेट, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हमें दूसरा पेयर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या है, प्लांट, प्लांट है आपका फाइनल स्टेट, लेकिन प्लांट बनता किससे है, वो आपका हो जाएगा आंसर, मतलब वो आपकी इनिशियल स्टेट होगी। प्लांट की जो इनिशियल स्टेट है वही आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शन में आते हैं, फ्लावर, फ्लावर से प्लांट बनता है नहीं। सीड, बीज से प्लांट बनता है, करेक्ट है। ट्विंग का मतलब होता है टहनी, टहनी से तो प्लांट बनता नहीं है, टहनी एक पार्ट है प्लांट का, ठीक है। और टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, तो वो तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, सीड, सीड से बनता है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉग एंड देन बार्क। तो डॉग है आपका एनिमल, जो रिलेशन है वो उसका क्या है, एनिमल। और बार्क आपका क्या है, बार्क है आपकी वॉइस, मीन्स
उस पर्टिकुलर एनिमल की जो वॉइस है ये आपका क्या है, रिलेशन है। तो डॉग की वॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क मीन्स भौंकना। उसी तरीके से गोट, गोट क्या करती है, गोट मीन्स बकरी, बकरी क्या करती है, मिनमिनाती है। तो मिनमिनाती को हम लोग, जो उसका साउंड है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑप्शन पे आते हैं ग्रुंट। ग्रुंट का मतलब होता है बुदबुदाना, ठीक है। गुस्से में जब, या अब अगर आपसे कोई कहे और आप फिर अपने मन ही मन जो कुछ बुड़बुड़ाते हो जो सामने वाले को सुनाई नहीं देता, दैट इज द ग्रुंट, ठीक है। ब्रे होता है, ब्रे आपका होता है गधे की आवाज को बोलते हैं हम लोग, गधे की आवाज को बोलते हैं ब्रे। हाउल होता है जो ऊंची आवाज में अगर कोई बात कर रहा है, जैसे आपका कुत्ता है या भेड़िया है, ठीक है, उसकी आवाज को हम लोग बोल सकते हैं हाउल। और ब्लीट होता है हमारा मिनमिनाना, ठीक है। तो ऑप्शन गोट के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिंग एंड देन थिएटर। मीन्स एक्टिंग क्या है, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो एक्टिंग आपका क्या है, एक एक्शन है, ठीक है। एक एक्शन है जो आप कहाँ परफॉर्म करते हो, थिएटर। थिएटर आपका क्या हो जाएगा, एक प्लेस है, ठीक। मतलब जो रिलेशन है वो क्या है, एक्शन, और एक्शन जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है उसका प्लेस। मतलब फर्स्ट वर्ड आपका रिप्रेजेंट करेगा आपके एक्शन को, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा आपके प्लेस को जहाँ पे वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट पेयर देखते हैं, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, जुआ खेलना, ठीक है। तो गैम्बलिंग एक एक्शन है आपका, लेकिन गैम्बलिंग कहाँ करते हैं हम लोग, जुआ कहाँ खेलते हैं, इसका जो प्लेस होता है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में देखते हैं जिम, जिम में तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। कसिनो, ये बात सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कसिनो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग गैम्बलिंग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं बार। बार होता है जहाँ पे हम लोग ड्रिंक्स करते हैं, कॉकटेल या मॉकटेल वगैरह जहाँ पे हम लोग ड्रिंक्स करें, वो प्लेस होता है हमारा बार। क्लब होता है, क्लब मल्टीपर्पज़ की तरीके यूज़ होता है। क्लब अगर सोसाइटी क्लब है तो दैट इज़ वो क्या होगा, फंक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, पार्टी के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन दूसरा क्या है, क्लब होता है एक स्पोर्ट्स क्लब भी होता है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स हम लोग खेल सकते हैं। एक पर्टिकुलर गेम के लिए भी क्लब हो सकता है, और मल्टीपल गेम्स के लिए भी हम लोग जो यूज़ करेंगे वो भी आपका मल्टीपल स्पोर्ट्स क्लब भी हो सकता है आपका, जहाँ पे आप मल्टीपल गेम्स खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार एंड गराज। कार एक आपका थिंग है या व्हीकल मान लो, ठीक है, व्हीकल है, लेकिन व्हीकल का जो प्लेस है जहाँ पे वो खड़ा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे गैराज बोलते हैं। मतलब व्हीकल का प्लेस, ये आपका रिलेशनशिप है। फर्स्ट वर्ड इज अ व्हीकल, एंड व्हीकल जहाँ पे हम स्टोर करते हैं या प्ले खड़ा करते हैं उसे हम बोलते हैं गैराज, ठीक है, स्टॉपेज जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पेयर पे आए तो हमारा है एयरप्लेन। एयरप्लेन मीन्स हवाई जहाज, जहाँ ऐसी एक जगह है जहाँ पे सारे हवाई जहाज खड़े किए जाते हों, ठीक है, जब वो यूज़ में नहीं हो तब किए जाते हों। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं। डिपोट, डिपोट का मतलब होता है गोदाम, ठीक है। दो तरीके से यूज़ होता है, एक डिपोट आप गोदाम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डिपोट आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपके बहुत सारे व्हीकल हैं, लाइक बस है, ट्रक है, या फिर बड़े व्हीकल्स हैं, उनको अगर आप ऐसी जगह खड़ा करो जहाँ पे वो उस समय यूज़ ना हो रहे हो, तो उसके लिए भी आप डिपोट का वर्ड, डिपोट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। लेकिन उस केस में जब आपका शिप कोई ऐसी जगह खड़ा हो जहाँ पे खड़ा किया जाए जहाँ पे उसका कोई यूज़ ना हो, दैट मीन्स अगर वेदर अच्छा नहीं है या वो शिप अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, तो उस जगह को हम बोलते हैं हार्बर। हैंगर बोलते हैं जहाँ पे सारे एयरप्लेन्स खड़े किए जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन नेक्स्ट जो ऑप्शन है पोर्ट, पोर्ट का मतलब भी बंदरगाह ही होता है, लेकिन ये उस समय यूज़ होता है जब शिप से अगर हमें सामान, शिप में अगर हमें सामान रखना है या उसमें लोडिंग या अनलोडिंग करनी है अगर हमें शिप की,
तो वो जिस जगह पे खड़ा किया जाएगा उसे हम पोर्ट बोलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका हार्बर और पोर्ट में। पोर्ट तब यूज करेंगे जहाँ पे शिप हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा, और हार्बर तब यूज करेंगे जब हमारा शिप ऐसी जगह पे जहाँ पे शिप हमारा यूज में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज रूपी एंड इंडिया। तो रूपी क्या है? रूपी इंडिया की करेंसी है। ठीक, रिलेशन क्या है? करेंसी। सेकेंड वर्ड आपका है कंट्री, मतलब फर्स्ट वर्ड आपका रिप्रेजेंट करेगा करेंसी को, और सेकेंड वर्ड आपका है कंट्री का। तो नेक्स्ट पेयर पे आते हैं, येन। येन एक करेंसी है, ठीक है, लेकिन येन कहाँ की करेंसी है, उस कंट्री नेम को आपको फाइंड आउट करना है। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है आपकी रुपी ही है। ठीक, बट पाकिस्तान रुपी है। जापान, जापान की करेंसी है आपकी येन। आंसर आपका बी है, पर सी भी देख लेते हैं। टर्की, टर्की जो आप की करेंसी है आपकी लीरा। ठीक है, और बांग्लादेश की करेंसी है आपकी टका। ये आपको हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में या कभी क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो मैं उसके लिए भी बता रही हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा आपका? जापान। जापान की करेंसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि हिंदी में, और जो ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं उसे बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, तो रिलेशन अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका ओरिजिन है, और जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम बोलते हैं सेकेंड वर्ड, वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड वर्ड आपका ओरिजिन से जो निकल रहा है, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका सेकेंड वर्ड है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमें थर्ड वर्ड नहीं दिया गया है, दैट मीन्स कि हमें क्या है, हमें सिमिलर रिलेशनशिप पे हमें एक अपना नया पेयर भी फाइंड करना है। पेयर क्या है, आपके ऑप्शंस में दिए, इनमें से जिस पेयर में ए बी सी डी ऑप्शंस में जिस भी पेयर में ये वाला रिलेशनशिप लगेगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ब्रेन क्या है? ब्रेन ऑब्वियस ही बात है, आपका मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन, लेकिन ब्रेन, ब्रेन से क्या थिंक होता है? नहीं। ठीक है, ब्रेन बेसिकली थिंक नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आए, जनरेटर। जनरेटर है आपका ओरिजिन, लेकिन जनरेटर से क्या करंट प्रोड्यूस होती है? करेक्ट है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और किडनी आपका होता है यकृत जिसे बोलते हैं। तो ये इसका पार्ट है, मतलब इसमें ये वाला रिलेशन नहीं लग रहा है। ऑर्गन के टाइप में या ऑर्गन का पार्ट ही है किडनी। ठीक है, और डी ऑप्शन तो नन ऑफ दी अबव है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज द जनरेटर। और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिश। फिश एक क्या है? एनिमल है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है फिश, लेकिन फिश का जहाँ पे घर होता है, ठीक है, फिश जहाँ पे रहती है उसे हम बोलते हैं एक्वेरियम या मछली घर। ठीक है, तो ये भी आपको प्लेस को बता रहा है, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, सेम रिलेशन पे अगर हम जाएं तो क्या होगा? टीचर, टीचर आपका एक पर्सन है, लेकिन क्या टीचर हॉस्टल में रहता है? नहीं, मतलब सारे टीचर्स नहीं रहते हैं। मेनली जो हॉस्टल अगर देखा जाए तो हॉस्टल हमेशा स्टूडेंट पर्पस के लिए ही होता है। तो अगर यहाँ स्टूडेंट होता तो आप लिख सकते थे कि हाँ हॉस्टल करेक्ट है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी ये करेक्ट नहीं है। बर्ड क्या है? बर्ड एक पक्षी है, ऑलरेडी बात है, लेकिन बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है, ये बात सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। हर चिड़िया का अपना एक घोंसला होता है, ठीक है, तो वो घोंसले में ही रहती है। तो यूनिवर्सल अगर ट्रुथ है, ठीक है, जैसे फिश के केस में अगर देखा जाए तो फिश हमेशा मछली घर में रहती है या सी वगैरह पानी में ही रहती है। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर वो रिलेशन इस पे आ रहा है तो वो करेक्ट माना जाएगा, दैट इज बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्ड हमेशा कहाँ रहती है? नेस्ट पे रहती है। चाइल्ड स्कूल में रहता है? नहीं। बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या अपेरी होती? नहीं।
अपेरी की जगह अगर यहाँ पे अवेरी होता, ठीक है, AVIARY, ओके, अगर यहाँ पे अवेरी होता तो ये होता क्या, ये आपका होता करेक्ट आंसर, क्योंकि मधुमक्खी जहाँ पे रहती हैं उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेरी बोलते हैं, अपेरी बोलते हैं, अपेरी नहीं होगा, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेट एंड किलोग्राम। वेट एक क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, और उसकी यूनिट क्या है आपकी, केजी। तो ये आपका रिलेशन है, मींस क्वांटिटी एंड यूनिट। फर्स्ट जो वर्ड है वो आपको क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और सेकंड जो वर्ड है वो आपका यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर बातें हैं सेकंड, सेकंड कोई क्वांटिटी नहीं है, सेकंड ऑलरेडी एक यूनिट है, ठीक है, और आवर भी एक यूनिट ही होती है जिसको टाइम मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टाइम को अगर मेज़र करना है तो हम लोग सेकेंड्स का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, करेक्ट है, लेकिन क्या इसकी यूनिट किलोग्राम है, ये भी करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो माइल आपकी यूनिट होती है, लेकिन लेंथ आपकी क्या है, लेंथ आपकी क्वांटिटी, यहाँ अपोजिट लिख दिया गया है, तो जिसकी वजह से डी ऑप्शन नहीं होगा आपका। 9th वाले क्वेश्चन के लिए भी आपका आंसर बी ही करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं 10th, शूज एंड कॉबलर। कॉबलर का मतलब होता है मोची, ठीक है, मतलब शूज को जो रिपेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉबलर कहते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर हम बात करें आगे की, ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस पे वेरीफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्लांट से कोई रिलेशन, मतलब इस रिलेशन पे फिट नहीं बैठ रहा है। शूज मतलब अगर हम आप रिलेशन में बात करें तो ये होता है थिंग, एंड उसको रिपेयर करने वाला या फिर उस पर काम करने वाले का रिलेशन है इस पर, ठीक है। ऑक्सीजन एक थिंग है, उस पर रिपेयर वाला प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन और टीचर। नेक्स्ट है आपका स्पेक्स एंड ऑप्टिशियन एंड फूड एंड किचन। फूड एक थिंग है, लेकिन फूड किचन से रिलेटेड अभी नहीं है, फिलहाल इस रिलेशन पे फिट नहीं बैठ रहा है। हमें तो रिपेयर वाला देखना है ना, कि जो उस चीज़ को, फर्स्ट चीज़ को रिपेयर करता हो, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे अगर हम डी ऑप्शन में आए तो स्पेक्स क्या मतलब, चश्मा, चश्मे को जो रिपेयर करता है या उस पर काम करता है उसको हम लोग ऑप्टिशियन बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। 11 पे अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हार्ट और कार्डियोलॉजी लिखा हुआ है। तो हार्ट क्या है, हार्ट एक सब्जेक्ट है, या जिसे अभी हम फिलहाल सब्जेक्ट मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी स्टडी को आप क्या बोलते हो, हार्ट की स्टडी होती है कार्डियोलॉजी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम जैसे ऑप्शन में अगर हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देखते हैं स्किन, ऑप्शन ए कह रहा है स्किन, और स्किन का जो स्टडी है उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ये करेक्ट है एकदम, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। बी में अगर हम आए तो ब्रेन, ब्रेन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी जो होती है वो आती है आपकी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सेल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्रोलॉजी, ठीक है। सिविक्स और पॉलिटी ऐसा कोई सब सब्जेक्ट ही हैं दोनों, ठीक है, स्टडी वगैरह नहीं है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो है बिहू, फर्स्ट वर्ड है, और सेकंड वर्ड है आपका आसाम। बिहू क्या है, बिहू एक आपका डांस फॉर्म है। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक डांस फॉर्म को, और आसाम जो है वो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेट को। मींस डांस फॉर्म जिस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपका रिलेशनशिप है। तो देखते हैं ऑप्शन में, भांगड़ा, भांगड़ा आपका डांस फॉर्म है, लेकिन वो मणिपुर से बिलोंग नहीं करता है। भांगड़ा आपका आता है पंजाब में, पंजाब का डांस फॉर्म है ये, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो कथक, कथक ऑलरेडी एक डांस फॉर्म है और बिलोंग भी करता है किसको, उत्तर प्रदेश को। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा
करेक्ट। सी में अगर हम आते हैं तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका जो डांस फॉर्म है वो है आपका आंध्रा का है, ठीक है। और कर्नाटका का जो डांस फॉर्म है वो है आपका यक्षगान, यक्षगान। नेक्स्ट ऑप्शन डी पे आते हैं, कथकली जो है वो डांस फॉर्म है केरला का, और आंध्र प्रदेश का भी बताया ही मैंने, कुचिपुड़ी है, ऑप्शन सी में ही था ये, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, कथक एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू होता है टाइप 2। टाइप 2 क्या है? अल्फाबेट एनालॉजी। मीन्स टाइप 1 में हम क्या कर रहे थे, टाइप 1 में हम लोग वर्ड्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो वो हमारा किस में आता है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी में। जो रिलेशन हो सकता है वो कैसे हो सकता है कि कोई भी वर्ड जो है उसके बीच में कितना गैप है, उसके बाद कितने लेटर्स आ रहे हैं, या क्या सीक्वेंस आ रहा है दोनों लेटर्स के बीच में, नेक्स्ट लेटर के बीच में, ठीक है, तो वो होगा। तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं सीधा, तब हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड जो आपका लिखा है क्वेश्चन 1 में वो क्या है, ACEG। यहाँ मैं लिख देती हूँ ACEG, और इसका रिलेशन जो वर्ड है वो है हमारा FHJ एंड L, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करो कि A से F में क्या रिलेशन है, C का H से क्या रिलेशन है, E और J का क्या रिलेशन है, और G और L का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज कौन सा लेटर का अपोजिट लेटर कौन सा है, ठीक है। दोनों ट्रिक्स मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स पे अपलोड कर दी है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हो, और अगर आप कहोगे तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड दोनों ट्रिक्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन की। तो अगर हम A से F जाते हैं तो ये क्या है, A की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 है, और F की प्लेस वैल्यू आती है हमारी 6। मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है प्लेस वैल्यू में। मीन्स A से F में अगर जाना है तो हमें A की प्लेस वैल्यू में क्या जोड़ना पड़ेगा, +5 ऐड करना होगा। या दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो अगर हम काउंट करते हैं तो A और F के बीच में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स आएंगे बीच में, कौन कौन से, B C D और E। उसी तरीके से अगर हम C और H के बीच में देखें तो यहाँ पे भी C की वैल्यू है हमारी 3 प्लेस वैल्यू, और H की है 8। मीन्स प्लेस वैल्यू में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है। और लेटर्स में अगर हम बात करें तो 4 लेटर्स हैं जो बीच में, 2 लेटर्स के बीच में आ रहे हैं। C से H के बीच में भी 4 लेटर हैं, E से J के बीच में भी 4 लेटर्स आएंगे, और G से L के बीच में भी 4 लेटर आएंगे, ठीक है। तो अब इसी रिलेशनशिप को हमें क्या फॉलो करते हुए जो हमारा थर्ड वर्ड दिया है उससे हमें निकालना है कि क्या बनेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं QSU और W, ठीक है। तो Q से अगर हम 4 लेटर आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, V ना। A से F के बीच में 4 लेटर्स आ रहे थे ना, उसी तरीके से अगर हम Q से कहें तो PQRSTU, और 5th लेटर क्या हो जाएगा आपका, V, तो V आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम S से काउंट करेंगे तो S से क्या आएगा 4 लेटर में, TUVW, एंड 5th लेटर X, ठीक। U से अगर हम काउंट करेंगे तो 5th लेटर आपका आएगा Z, और W से काउंट करेंगे तो 5th लेटर आपका आएगा B। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, V X Z एंड B, मीन्स ऑप्शन C, ठीक है। सॉरी। रिलेशन है अगर आपका, तो रिलेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, या तो आप प्लेस वैल्यू से फाइंड करो, मीन्स हर लेटर की प्लेस वैल्यू में आपको क्या जोड़ना है, +5 जोड़ना है, या फिर
आप अगर लेटर्स पे जाते हो तो आपको हर लेटर से 4 लेटर के आगे मतलब 5th लेटर जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन हर लेटर का 5th लेटर उसके बाद से, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ, फर्स्ट वर्ड आपका लिखा है टाइम, तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। और इसके करस्पॉन्डिंग जो लेटर्स हैं वो है हमारे W, L, P और H। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, T से अगर हम काउंट करें तो कितने लेटर्स बीच में आ रहे हैं, T से W के बीच में UVW, मतलब 2 लेटर बीच में है लेकिन थर्ड लेटर है आपका, थर्ड लेटर आपको राइट डाउन करना है यहाँ पे आफ्टर T। आई से अगर हम देखें तो आई के बाद भी थर्ड लेटर ही लिखा है, आई के बाद क्या आएगा, J, K और L, L आपका क्या है, थर्ड लेटर है। उसी तरीके M के बाद थर्ड लेटर आपका क्या है, P है, और E के बाद F, G और थर्ड लेटर आपका क्या है, H है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को फॉलो किस में करना है, वॉच में करना है। तो वॉच हम यहाँ लिखते हैं वॉच, WATCH। रिलेशन क्या है, वर्ड के बाद थर्ड लेटर आपका करस्पॉन्डिंग लेटर होगा, मीन्स W के बाद वाला थर्ड लेटर मीन्स W, X, Y एंड Z, थर्ड लेटर Z। A के बाद थर्ड लेटर B, C एंड D। T के बाद थर्ड लेटर U, V एंड W। C के बाद का थर्ड लेटर D, E एंड F एंड H के बाद का थर्ड लेटर क्या है, I, J एंड K। तो आंसर क्या आया आपका, Z, D, W, F एंड K। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मसल। जो वर्ड दिया गया है वो है आपका मसल, मीन्स MUSCLE। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है वो है आपका NWVDNH। ठीक है, अब यहाँ फाइंड करते हैं क्या रिलेशन है। M से अगर हम बात करें तो M के जस्ट बाद वाला लेटर क्या है, N है, मीन्स M एंड N। ठीक है, UVW मीन्स कितने लेटर बीच में आ रहा है, 1 लेटर बीच में आ रहा है। SU एंड V, एक लेटर बीच में आ रहा है, SU एंड V। C के जस्ट बाद क्या है, C के जस्ट बाद हमारा D है। ठीक है, तो अगर हम मसल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, STU एंड VS, और यहाँ पे 2 लेटर्स आएंगे बीच में। ठीक है, मतलब M से N के बीच में कोई लेटर नहीं है, जस्ट बाद वाला लेटर है। U से W की अगर हम बात करें तो U, V एंड W, एक लेटर बीच में है, सेकेंड लेटर आपका W है। S से बात करें तो S, T, U एंड V मीन्स 2 लेटर बीच में है और थर्ड लेटर आपका V है। नेक्स्ट सेम यही प्रोसेस किस में रिपीट होना है, C, L और E में रिपीट हो रहा है। जैसे अगर हम C की बात करें तो C के जस्ट बाद वाला लेटर क्या है, D है। L के बाद क्या है, एक लेटर बीच में आना चाहिए और सेकेंड लेटर आपको लेना है, मतलब L, M एंड N मीन्स क्या है, सेकेंड लेटर आ रहा है, एक लेटर यहाँ पे बीच में है, और E, F और G बीच में आएंगे और थर्ड लेटर आपका क्या है, H है। ठीक है, तो सिमिलर अगर हम बात करें यहाँ पे कि थर्ड लेटर किस तरीके से रिलेटेड होगा, तो थर्ड लेटर है आपका डॉक्टर, DOCTOR। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 3-3 में ही ग्रुप बन रहा है ना यहाँ पे भी, मसल में भी। ठीक, अब बात करते हैं डी। डी के जस्ट बाद वाला लेटर क्या है, ई। ओ के बाद से सेकेंड लेटर हमें लेना है। ठीक है, तो ओ क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, क्यू आपका सेकेंड लेटर हो जाएगा। सी के बाद वाला थर्ड लेटर मीन सी, डी, ई एंड एफ आ जाएगा यहाँ पे।
फिर अगेन यही रिलेशन रिपीट होगा, कौन सा, टी, टी के जस्ट बाद यू, ठीक है, और ओ, ओ के बाद पी एंड क्यू, सेकेंड लेटर आपका क्यू, आर, एस, टी एंड यू, थर्ड लेटर आपका हो जाएगा यू। तो आंसर आपका क्या बना, ई क्यू एफ यू क्यू यू। कौन सा ऑप्शन है, फाइंड आउट करिए जरा, सी ऑप्शन में, ई क्यू एफ यू क्यू एंड यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से अल्फाबेट वाली उस पे है, एनालॉजी पे है। तो सबसे पहले लेटर लिखते हैं, जी, टी, एच और एस, और इसका करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन है वो क्या लिखा है, के क्यू, सॉरी जे क्यू के एंड पी, ठीक है। तो जी के बाद अगर हम जे तक पहुंचना है तो बीच में कितने लेटर आएंगे, जी, एच, आई एंड जे, मीन्स थर्ड लेटर, दो लेटर बीच में आएंगे, और ये कौन सा लेटर है, थर्ड लेटर है, ठीक। टी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, मीन्स फर्स्ट वाले उसमें क्या है, जी से हमें जे तक जाना है, तो मतलब दो लेटर बीच में आएंगे, थर्ड लेटर हमारा जे हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमें क्या है, क्यू से ऐसा लेटर जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, क्यू, पी क्यू आर एस टी, मीन्स -2, दो लेटर माइनस करके जो थर्ड लेटर आएगा वो हमारा टी है। सिमिलर एच से अगर हमें के पर जाना है तो हमें दो लेटर बीच में पड़ेंगे, ठीक है, और एस से पी तो जाएंगे नहीं, अब इसमें क्या है, पी से एस जाना है, ठीक है, अपोजिट जाना है, मीन्स ऑल्टरनेट अगर हम देखें तो ऑल्टरनेट दो लेटर बीच में है, फिर दो लेटर माइनस हो गए, फिर दो लेटर बीच में है, फिर दो लेटर माइनस हो जाएंगे। तो पी के बाद क्या आ जाएगा, क्यू एंड आर, क्यू और आर के बाद जो थर्ड लेटर है वो हमारा क्या है, एस है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमारा थर्ड वर्ड अगर हम लेते हैं तो क्या है, यू, एफ, वी और ई। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद से हमारा थर्ड लेटर मीन्स यू, वी, डब्ल्यू एंड एक्स, एक्स हमारा हो जाएगा थर्ड। सिमिलरली वी से अगर हम देखेंगे तो डब्ल्यू, एक्स और वाई, वाई आपका हो जाएगा थर्ड लेटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड, तो थर्ड हो गया, सेकंड वाला फाइंड करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक ऐसा लेटर लिखना है जिससे अगर हम थर्ड लेटर करें तो वो क्या हो, एफ आए, तो वो क्या हो जाएगा, सी, डी, ई और एफ आपका क्या होगा, थर्ड लेटर होगा। सिमिलरली यहाँ से भी रिवर्स में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि सी और डी और फिर आएगा आपका ई, मतलब थर्ड लेटर आपका आ जाएगा ई। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में आपका आंसर हो जाएगा एक्स, सी, वाई एंड बी, मीन्स आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, एक्स, सी, वाई एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टीचर, TEACHER, और इसका जो करस्पॉन्डिंग वर्ड है वो है आपका जी, बी, जेड, एक्स, एस, वी और आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे जो रिलेशन लग रहा है वो आपका वर्ड और उस पे नहीं लग रहा है कि दो वर्ड आगे लिख दिया या तीन वर्ड पीछे लिख दिया या +5 कर रहे हैं या -3 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वर्ड है जी और टी, ये क्या है, आपके अपोजिट लेटर्स हैं, मीन्स अगर आप अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लिखोगे, किसमें, ए बी से लेके ए टू जेड अगर आप लिखोगे तो ए से एम तक लिखोगे और फिर एन से अगर आप वापस जेड में जाओगे तो एक रिलेशन बनता है वर्ड्स के बीच में, मीन्स ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट एक्स है। ये जो भी ट्रिक्स है ना, ये सारी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, शॉर्ट्स में डाली है मैंने ट्रिक्स इसकी, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। तो इसका जो रूल है वो क्या है, जी टी, मीन्स जी और टी एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। इवन, आज़ाद, क्रैक्स, हाई स्कूल, इवन एंड इंडियन रेलवे, ठीक है, ये ट्रिक होती है इसकी याद करने की। उसी तरीके से हमें क्या निकालना है, स्टूडेंट निकालना है, मतलब रिलेशन क्या है हमारा, अपोजिट लेटर्स हमें लिखने हैं, जो भी वर्ड दिया है उसके हर एक लेटर का अपोजिट लेटर,
STUDENT। तो S का अपोजिट क्या है? हाई स्कूल मीन्स H। T का अपोजिट क्या है? यहाँ पढ़ा है, G है, GT रोड, दैट इज G। U का अपोजिट लेटर होता है F, दैट इज फुल। और D का होता है हमारा ड्यू मीन्स W। E का होता है इवन मीन्स V। N का होता है मैन मीन्स अपोजिट लेटर है M। और T का अगेन क्या होता है? GT रोड मीन्स G। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? HGF WVM एंड G। कौन सा ऑप्शन है देखो जरा? HGF WVMG, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टाइप है एनालॉगी का वो है आपका नंबर एनालॉगी। मीन्स अभी तक क्या था? पहले टाइप में हम लोगों ने वर्ड्स के बीच में रिलेशन निकाला, सेकेंड टाइप में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में रिलेशन निकाला। अब क्या है? नंबर एनालॉगी मीन्स दो नंबर्स अगर दिए हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, उस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो वो किसके अंडर में आएंगे? वो आपके आएंगे नंबर एनालॉगी के अंडर में। ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। अच्छा, नंबर एनालॉगी में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आपके जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, मींस स्क्वायर है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, क्यूब रूट या क्यूबिक, जो भी आपका है ये सारा आपका नंबर एनालॉगी में रिलेशन आपके लग सकते हैं। सारे फॉर्मूले आपके जो रिलेशन है वो इन्हीं सब पे बेस्ड हो सकते हैं। हो सकता है किसी पे मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐड किया जा रहा हो या माइनस किया जा रहा हो, है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 37 एंड 407। ठीक है। तो 37 का ऐसा कोई रिलेशन है जिससे क्या बन रहा है? 407 बन रहा है। ठीक है। अब देखने का तरीका ये है, अब आपको इतने सारे रूल में पता कैसे चलेगा कि कौन सा रूल लग रहा है? तो उसका एक तरीका है कि आप मेन चीज़ें आपको कुछ याद होनी चाहिए मैथ्स में। जैसे 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक के आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए। ये सारी जो ट्रिक्स है ना वो सारा मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पे पाते हैं। तो अगर आप 37 देखोगे तो 407 अगर मैं देखूँ तो 400 है। ठीक है। अराउंड अगर मैं मानूँ तो 400 के अराउंड नंबर है जो 20 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 37 लिखा है। इसका मतलब स्क्वायर रूट वाला तो फॉर्मूला लगेगा नहीं और क्यूब रूट भी नहीं लगेगा, क्योंकि क्यूब रूट में तो बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए। तो अब क्या लगेगा? अगर हम देखें 37 को, अगर हम 407 को अगर हम 37 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। मीन्स फर्स्ट नंबर जो है 37, उसमें अगर हम 11 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है नंबर? सेकेंड नंबर 407 आ रहा है। मीन्स जो भी नंबर दिया है उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 11 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये हमारा रिलेशन हो गया। अब अप्लाई करते हैं इसको। तो सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? सेकेंड जो नंबर है वो हमारा है 54। अब 54 में हमें यहाँ पे वर्ड निकालना है कि कौन सा नंबर आएगा हमारा। तो हमें रिलेशन क्या था? 54 मल्टीप्लाई बाई 11। तो अब 54 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे सेकेंड वर्ड बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 594। ठीक है। तो ऑप्शन आपका है सी, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 163 एंड 19। ठीक है। तो 163 देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 169 नंबर। 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ है नहीं, ना तो यहाँ पे 13 लिखा है और ना ही यहाँ पे 169 है। तो दैट मीन्स वो वाला रिलेशन नहीं लगेगा, स्क्वायर वाला रिलेशन नहीं है। तो फिर क्या है? कोई नहीं, डिजिट सम करके देखते हैं। 6 + 3 + 1 कितना आएगा? 10। ठीक है। और यहाँ भी अगर हम देखें तो 9 + 1 क्या आ रहा है? 10। मीन्स जो भी दो नंबर्स दिए गए हैं उनका जो डिजिट सम है वो क्या है? इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें 24 दिया है, मतलब फर्स्ट लेटर हमारा मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है।
सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, सेकेंड जो नंबर दिया है वो हमारा है 24 मीन्स अब इसका डिजिट सम निकालें तो क्या है 6 है। ठीक है, तो अब ऐसा नंबर हमें चूज करना है ऑप्शन में जिसका क्या है, जिसका डिजिट सम कितना है 6 आए। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए ही है। 2 और 4 को अगर हम सम करेंगे तो 4 + 2 6 ही आएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वल। और अगर आप कोई भी ऑप्शन देखोगे तो उसमें आपका डिजिट सम 6 नहीं आएगा किसी भी उसमें। ठीक है, 6 3 9 और 1 10 मीन्स इसका डिजिट सम आपका है 10, या अगर और कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बी और सी भी नहीं है, दिख ही रहा है वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चूज एन ऑप्शन विच हैज सिमिलर रिलेशनशिप एज द गिवन सेट। मीन्स जो सेट आपको दिए गए हैं, कौन कौन से सेट दिया गया है, 13 है, 83 है, देन आपका 5 दिया गया है। ठीक है, इन 3 नंबर्स के बीच में कोई एक रिलेशन लग रहा है। सेकेंड जो सेट है वो आपका है 14, 59 एंड 3 मीन्स इन 3 नंबर में भी सेम रिलेशनशिप लग रहा है। और इन दोनों में जो रिलेशनशिप लग रहा है, जो रूल लग रहा है, उसी रूल को फाइंड आउट करके आपको अपना नेक्स्ट ऑप्शन चूज करना है। ए बी सी डी में से किस में ये रूल लग रहा है, तो फाइंड करते हैं कौन सा रूल लग रहा है। अगर हम 13 और 83 या 5 की बात करें तो क्या हो सकता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 65। ठीक है, और अगर हम 13 और 5 को ऐड करें तो ये कितना होगा 18। लेट्स सी कि इनको ऐड करने पे 83 मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। 8 5 13 की 3 और 6 1 7 और 1 8। ठीक है, 83। लेकिन इस पे ये रूल लग रहा है कि नहीं ये भी देख लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं, क्या पता है सिर्फ इसी नंबर्स पे लग रहा हो और इस पे ना लग रहा हो, है ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको दोनों सेट पे चेक करना है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 3 करेंगे तो ये आएगा 42 एंड 14 + 3 करेंगे तो ये आएगा 17 जो कि हमारा देगा 59। ठीक है, अब देखते हैं सिमिलर किस में लग रहा है ये। 5 + 8 अगर हम करें तो क्या होगा 40, सॉरी मल्टीप्लाई 8 × 5 40, लेकिन 8 + 5 13 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है किसी भी कीमत पे। क्यों, क्योंकि इसका जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो कितनी आएगी लास्ट में, यहाँ पे 3 आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 51 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, बी ऑप्शन देखते हैं तो क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 44 एंड 11 + 14 क्या है 15 हो जाएगा। तो क्या ये 59 देगा, 4 + 5 9 एंड 4 1 5 59। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेस्ट में भी हम आपको दिखा देते हैं, जैसे 9 + 8 करेंगे तो 17 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72 89। आंसर यहाँ पे मिडिल नंबर क्या दिया आपका 81 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 90 और 15 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 21 मीन्स 1 मीन्स 111 110 दिया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है चूज ऑप्शन विच हैज सिमिलर रिलेशन एज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमें एक ही नंबर दिया गया है, मतलब एक ही सेट दिया गया है 7 एंड 32। 7 और 32 के बीच में कोई एक रिलेशन हमें फाइंड करना है। मीन्स क्या करना है हमें, 7 को कोई ऐसा रूल लगा के मल्टीप्लाई करके या डिवीजन करके या प्लस या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के हमें क्या बनाना है उसको 32, और सिमिलर फाइंड करना है कि ए बी सी डी ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसपे वो सिमिलर रूल लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 32 की अगर हम देखें तो ये नियर अबाउट कहीं ना कहीं 28 से पास में है, और 28 क्या है डिविजिबल है किसके 7 के। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ 28 एंड 28 + 4 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 32 आ रहा है। ठीक है, सेम रूल हम लगा के देखते हैं, हो सकता है कोई एक ऑप्शन में सेटिस्फाई भी कर जाए। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 4
44, लेकिन 44 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 48, तो ऑप्शन ए इज नहीं, नॉट करेक्ट। बी में देखते हैं 8 × 4 32 + 4 कितना आएगा 36 आएगा, लेकिन आंसर क्या दिया है 40 नहीं है। 6 and 13, तो 6 × 4 24 + 4 कितना आएगा 28 आएगा, ऑप्शन क्या दिया है 30, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। 4 × 4 16 and 16 + 4 20, रूल तो फॉलो कर गया किस पे, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेट क्या दिया है आपको, इसका हल है यहाँ से देखते हैं 9, 15, 21, ठीक है। तो अब आप नंबर्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि नंबर बहुत पास पास हैं, मतलब दोनों दो नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, क्योंकि जब कभी भी ज़्यादा गैप हो, जैसे 7 और 32 की हम बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है 7 और 32 के बीच में बहुत लंबा गैप है ना। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का रूल इम्प्लीमेंट किया कि उसके सिमिलर उसके आसपास कहीं हमें पहुँचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 9 से 15, 15 and 21 ये सब क्या है बहुत पास पास नंबर है। तो जब भी कभी आप ऐसा देखो कि नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो उस पर आप सिंपली ऐड का लगा सकते हो या फिर सब्ट्रैक्शन लगा सकते हो, मतलब उनके बीच में हमेशा आप डिफरेंस देखो या ऐड देखो कि कितने का है। तो 9 से अगर हम 15 मूव करते हैं तो क्या है 9 + 6, ठीक है। और 15 से अगर हमें 21 जाना है तब भी हमें क्या करना है +6 करना है, मतलब फर्स्ट नंबर में +6 तो हमारा सेकंड नंबर मिलेगा, सेकंड नंबर में +6 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा थर्ड नंबर मिलेगा। सिमिलरली देखते हैं कि अगर कोई है 7 और 21, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं 7, 21। अब देखो 7 से 21 के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर 21 से और 28 के बीच में देखें तो हमारा क्या है +7 हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ +7 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। ऑप्शन बी में अगर हम आते हैं तो देखते हैं 21, 35 एंड 41, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो गैप बहुत ज़्यादा है, 35 + 6 आ रहा है आपको 41, ठीक है, लेकिन 21 और 35 में तो आ नहीं रहा, ये कितना आएगा 4 and 14 +14 करेंगे तब आपका क्या आएगा 35 आएगा, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है रॉन्ग है। सिमिलर नंबर है ना, क्योंकि रिलेशन में क्या है सिमिलर नंबर ही दोनों नंबर ऐड हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो आपका ऑप्शन है 5, 11 एंड 17, ये कुछ सिमिलर दिख रहा है, क्योंकि 5 से अगर हम 11 पे जाना है तो हमें क्या करना है +6 ऐड करना है। सिमिलरली अगर हम 11 से 17 पे जाएंगे तो हमें क्या है 6 ऐड करना है, मीन्स ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी फॉलो नहीं करेगा, जैसे 6 से 13 में जाना है तो कितना है 7 ऐड करना है, ठीक है, लेकिन 13 से अगर हमें 22 पे जाना है तो ये कितना ऐड होगा 13 और 7 20 7 2 +9, ठीक है +9 ऐड होगा, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, आंसर आपका क्या है सी है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब ये है आपकी टाइप 4। टाइप 4 मतलब वर्ड एनालॉगी, ठीक है। वर्ड एनालॉगी मतलब जो भी आपका वर्ड है फर्स्ट सेकंड या थर्ड 3 वर्ड आपको दिए रहेंगे, उन 3 वर्ड्स के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशनशिप होगा, वो रिलेशन आपको फॉलो करना है और सिमिलरली उसी रूल को किस पे करना है अप्लाई करना है आपके ऑप्शंस पे, ABCD जो भी दिया है सिमिलरली वही रूल अप्लाई होगा और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो है आपका वो है पिंक, इसको हम नोट करते हैं 1 से, रेड है आपका सेकंड एंड वाइट है आपका थर्ड। तो अगर आप थोड़ी सी भी आर्ट अगर आपको आती है तो आप बता सकते हो कि रेड में अगर हम वाइट मिक्स करेंगे तो हमारा कौन सा कलर बनता है पिंक कलर बनता है, मीन्स सेकंड प्लस थर्ड हम जब कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है फर्स्ट मिल रहा है, ठीक है। ये आपका रिलेशन है, यही आपका रूल है, तो आपको यही रूल फॉलो करना अप्लाई करना है किस पे ऑप्शंस में। तो देखते हैं सेकंड लेटर आपका है ब्लैक,
और थर्ड लेटर है आपका ब्लू। मीन्स ब्लैक और ब्लू को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हमें ब्राउन मिलेगा? नहीं। वाइट और ब्लैक, सी ऑप्शन में देखते हैं, वाइट और ब्लैक को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हमें ऑरेंज मिलता है? नहीं। सिमिलरली बी ऑप्शन में देखते हैं, रेड और ग्रीन को क्या मिक्स करने से येलो बनता है? बिल्कुल भी नहीं। डी ऑप्शन देखते हैं, ब्लू और अगर हम येलो को मिला देते हैं तो हमारा ग्रीन मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंक, पेन एंड पेपर। तो पेन में क्या भरते हैं हम लोग? इंक फिल करते हैं। ठीक है, तो जो इस तरीके से देख सकते हैं कि और फिर इंक से क्या करते हैं? इंक से हम रिटन किस पे करते हैं? पेपर पे। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट सेकंड देन फर्स्ट वर्ड एंड देन थर्ड वर्ड। ठीक है, सेकंड वाला किस में आएगा? वन में आएगा, और फिर वन से हम क्या करेंगे? थर्ड पे जाएंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस रूल को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए में अगर हम बात करें तो क्या होता है? सेकंड वर्ड, सबसे पहले हमें सेकंड वर्ड देखना है ना, तो ब्रश। ब्रश में फिर फर्स्ट वर्ड पेंट, तो ब्रश में क्या होता है? पेंट होता है। करेक्ट है। और पेंट से हम क्या करते हैं? कैनवस। कैनवस मतलब एक बोर्ड होता है जहाँ पे हम लोग पेंटिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैनवस। तो ब्रश, ब्रश के अंदर पेंट, और पेंट से हमने क्या की? कैनवस पे पेंटिंग, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेपर, पेपर के अंदर बुक, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बुक के अंदर जरूर बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट, सॉरी रॉन्ग हो जाएगा। डायल, डायल के अंदर वॉच, बिल्कुल भी नहीं है, बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। एंकल मतलब एड़ी, एड़ी के अंदर फुट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मैन, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड इज चाइल्ड एंड थर्ड इज वुमेन। ठीक है, तो जब मैन और वुमेन मिलेंगे तो क्या बनेगा? चाइल्ड बनेगा। मीन्स इसमें क्या है? फर्स्ट प्लस थर्ड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? सेकेंड टर्म मिलना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा वेरीफाई कर रहा है। हॉर्स मीन्स घोड़ा, और मेयर मीन्स होता है घोड़ी, फीमेल वर्जन जो होता है हॉर्स और मेयर इसको बोलते हैं। और पोनी होता है, घोड़े के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? पोनी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, क्योंकि मेल और फीमेल यहाँ पे मिला तो क्या बना? बच्चा, बेबी मतलब बना, मीन्स पोनी बना। ठीक है, उसी तरीके से शीप, अगर हम अदर ऑप्शन देखते हैं तो शीप मीन्स होता है भेड़, गोट मीन्स होता है बकरी, और लैम्ब मीन्स होता है आपका जो शीप का बच्चा होता है उसको बोलते हैं लैम्ब, लेकिन वो गोट से तो नहीं बनता है ना, तो ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैट मीन्स बिल्ली, किटन जो आपका होता है वो बिल्ली के बच्चे को ही बोलते हैं, लेकिन पपी क्या है? पपी आपके डॉगी के बेबी को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। फर्स्ट और थर्ड कैट और पपी मिलेगा तो किटन बनेगा, एकदम रॉन्ग है। लॉइन और टाइगर, अब लॉइन क्या है? लॉइन आपका शेर है, टाइगर भी आपका शेर है, लेकिन जो आपका सेकंड वर्ड है वो तो आपका प्रोडक्शन था ना, मतलब बेबी होना चाहिए, टाइगर बेबी तो है नहीं। कब होता है? बच्चे को बोलते हैं कब, तो ये गलत है, क्योंकि वैसे भी लॉइन और लॉइनस होता है सॉरी, लॉइन और लॉइनस आएगा। टाइगर का फीमेल जो वर्जन होता है उसे टाइग्रेस बोलते हैं, कब जो होता है वो इनके बच्चे को बोलते हैं लॉइन, उसके तो ये डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका क्या है? फोर्थ वन है, एक्सीडेंट, इंजरी एंड पेन। मीन्स अगर हम नोटेशन दें इसको, फर्स्ट, इंजरी को सेकेंड और पेन को थर्ड। ठीक है, तो क्या है? एक्सीडेंट हुआ मीन्स सबसे पहले क्या हैपन है? पहला वाला होगा। फिर फर्स्ट वर्ड के बाद क्या है? इंजरी हुई, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ तभी तो इंजरी होगी। इंजरी से क्या हुआ? इंजरी हो गई तो क्या हुआ? थर्ड। मीन्स प्रोसेस यही चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब वन बाय वन, एक के बाद एक होना चाहिए। एक्सीडेंट होगा, फिर एक्सीडेंट से इंजरी हुई, इंजरी से क्या हुआ? पेन हुआ। ये आपका रिलेशन है। नेक्स्ट चलो फाइंड करते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये फॉलो कर रहा है। तो पर्स है, पर्स लेदर नहीं। लेदर क्या होता है? लेदर एक मटेरियल है जिससे पर्स बनाए जाते हैं, तो ये तो अपोजिट हो गया, सेकंड और थर्ड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। टैनिंग का मतलब होता है कि जो आपका लेदर है, उस लेदर में घिसाई करने के बाद जो उसको
फिनिशिंग दी जाती है, उस पे जो ब्राउन कलर आता है उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैनिंग बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, एवेपोरेशन मीन्स वापसन, वाष्पन। ठीक है, तो एवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बन के उड़ना। ठीक है, भाप बनी, उससे क्या बना, क्लाउड बने। ठीक है, और क्लाउड से क्या हुई, रेन हुई। ये प्रोसेस पूरा फॉलो कर रहा है, मीन्स फर्स्ट के बाद सेकेंड वर्ड और सेकेंड से क्या हुआ, थर्ड। मीन्स ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। डी में देख लेते हैं, एडल्ट मीन्स ये तो बालिक वाला हो गया। फिर बॉय एंड बेबी, ये अपोजिट दिया है। सबसे पहले क्या होगा, बेबी, बेबी से क्या होगा, बॉय बनेगा, और बॉय से क्या होगा, फिर एडल्ट होगा। तो ये 3 2 1 चल रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, 1 2 एंड 3 चाहिए था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, टी, मिल्क एंड शुगर। फिर से डिनोशन देते हैं, इसको नोटेशन देते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर हम टी की बात करें, फर्स्ट लेटर में जो है, फर्स्ट में क्या क्या है, मिल्क भी होगा और शुगर भी होगा। मीन्स 2 और 3 को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या है, टी बनेगा। मीन्स फर्स्ट वर्ड में हमारे सेकंड और थर्ड दोनों होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। टी के अंदर क्या है, मिल्क भी होती है और शुगर भी होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए में क्या है, बेड, और क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, और पिलो का मतलब होता है तकिया। ठीक है, लेकिन बेड के अंदर ये दोनों इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्विल्ट और पिलो है ये बेड के एसेसरीज में आता है, ना कि उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा। बी ऑप्शन में अगर हम आए तो नॉवल का मतलब होता है कोई छोटी किताब, नॉवल जिसे बोलते हैं, इसमें कोई कहानी होती है। ड्रामा भी एक उसका एक पार्ट है, और लिटरेचर होता है साहित्य। तो ड्रामा और लिटरेचर दोनों नॉवल में आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। लिटरेचर एक साहित्य है, साहित्य के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। नॉवल आ सकता है, ड्रामा हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है ना। तो ऑप्शन बी भी आपका हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में आते हैं, क्या कहता है, मैगजीन ऑब्वियस सी बात है, एक बुक होती है, उसमें स्टोरी भी होता है और आर्टिकल भी होता है। मीन्स स्टोरी प्लस आर्टिकल आपका किस में आ रहा है, मैगजीन में आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, काऊ, मिल्क एंड कर्ड। मीन सेकंड, मिल्क और कर्ड दोनों काऊ में होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, मिल्क होता है बट कर्ड हम ह्यूमन प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं उसे। तो क्वेश्चन 5 के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये जो टाइप है आपका, ये आखिरी टाइप है। ठीक है, डबल एनालॉगी कहा जाए तो अभी ये ज़्यादातर क्वेश्चंस, ये इसके जो इस एनालॉगी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में बहुत कम देखने को मिले हैं। लेकिन होप की जा रही है कि अगर आपका क्वेश्चंस टफ बनाना हो या चेंज करना हो, कुछ नया देना हो, तो मे भी हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में आपका क्या हो, इस टाइप की एनालॉगी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डबल एनालॉगी क्या है, डबल एनालॉगी में ऐसे क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक्स है, सबसे पहले आपको एक्स दिया है और एक रिलेशन आपका दिया है क्या, एक्स और प्रिजन। ठीक है, मतलब जेल। और जो दूसरा रिलेशन है वो है आपका क्रेटर और वाई। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि x और y में क्या फिट बैठेगा। लेकिन ऑप्शन आपके क्या है, x के लिए भी 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे सेल दिया है, गार्डन दिया है, जेलर है और कल्प्रिट है। उसी तरीके से y के भी आपके क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, हॉस्टल, म्यूजियम, स्कूल एंड लाइब्रेरी। ठीक है, तो x के लिए ABCD में से जो ऑप्शन सूटेबल हो वो आपको सेलेक्ट करना है। देन y में जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे ABCD में वो आपको सेलेक्ट करना है, और दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा कि AB होगा या DC होगा या CB होगा, या इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो इस पूरे रिलेशन को, मतलब चारों वर्ड्स को सेटिस्फाई करे। मीन्स फर्स्ट रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकेंड रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो चलिए देखते हैं, एक्स और प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल। ठीक है, लेकिन अगर हम
सेकंड वर्ड की तरफ देखें तो ये क्या है, क्रिएटर। क्रिएटर क्या होता है, जो म्यूजियम का रखवाला होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वाई की जगह अगर हम सोचें कि यहाँ पर म्यूजियम आएगा, ठीक है, वाई की जगह क्या आएगा, म्यूजियम आएगा, MUSEUM। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, म्यूजियम की जो केयर टेकर है उसको हम बोलते हैं क्रिएटर। उसी तरह अगर हम प्रिजन का देखें, जेल का जो केयर टेकर होता है वो कौन होता है, जेलर होता है। ठीक है, तो एक्स के लिए कौन सा ऑप्शन आया हमारा, सी मतलब जेलर, और वाई के लिए हमारा आया म्यूजियम मीन्स बी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, सी और बी, मीन्स ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, मतलब देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दो एनालॉजी पूछी है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए, और उन दोनों का जो आंसर का कॉम्बिनेशन है वो आपका है करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मतलब एक क्वेश्चन के यहाँ पे दो स्टेज बना दी गई, पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x में कौन सा रिलेशन या कौन सा वर्ड है वो आएगा, y में कौन सा वर्ड आएगा, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, सी आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होता है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। ठीक है, आजकल जो ट्रांजेक्शन यूज हो रहा है वो मनी के लिए यूज हो रहा है। तो अगर हम x के लिए मान भी लें कि हमारा ऑप्शन ए भी दिया गया है मनी, तो x में हमने क्या माना, मनी। लेट्स सी कि ये y के लिए भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो लैंग्वेज, अब यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज एक ऐसा ट्रांजेक्शन, लैंग्वेज का जो आदान प्रदान है वो किस में होता है, डिबेट में होता है, नहीं, कन्वर्सेशन में होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वाई में क्या हो जाएगा, जब हम कभी किसी चीज़ से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को लैंग्वेज में बात करते हैं ना, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तो उसमें क्या है, हमारा लैंग्वेज का ट्रांजेक्शन हो रहा है बीच में। तो वाई में तो ज़रूर है, वो आ जाएगा कन्वर्सेशन। ठीक है, और एक्स में क्या आएगा, हमारा मनी भी, लेकिन अदर भी देखना चाहिए। अदर क्या है, क्लोथ है, थॉट्स हैं और एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट होगा नहीं, थॉट्स होगा नहीं, क्लोथ होगा नहीं, तो मनी, मतलब एक्स के लिए हमारा ए है और वाई के लिए हमारा बी है। ठीक है, एक्स के लिए हमारा क्या ऑप्शन है, ए मतलब मनी, और वाई के लिए हमारा ऑप्शन बी मीन्स कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे और हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्स और प्राइड। प्राइड क्या होता है, शेरों के झुंड को बोलते हैं हम लोग प्राइड। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा ग्रुप है, प्राइड हमारा ग्रुप है, और उसका जो इंडिविजुअल है वो हमारा क्या है, फर्स्ट है, मीन्स एक्स है। तो एक्स इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, एक्स के लिए, एक्स के लिए आ जाएगा लॉयन। ठीक है, लॉयन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइड बोल देंगे। उसी तरीके से वाई, स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वाई में क्या आ जाएगा, स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, CONSTELLATION। ठीक है, तारामंडल जिसे बोलते हैं, ए कॉन्स्टलेशन स्टार के ग्रुप को बोलते हैं, और प्राइड किसके ग्रुप को बोलते हैं, लॉयन के ग्रुप को बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हमारे आया ऑप्शन सी, वाई के लिए हमारा ऑप्शन आया ए, मतलब सी, ए और ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक्स लंग्स और वाई है नट। ठीक है, तो अगर हम देखें लंग्स, लंग्स में क्या होता है, फेफड़े। अब फेफड़े के लिए अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या है, रेस्पिरेशन है, हार्ट है, रिब्स है और एयर है। तो इसमें रेस्पिरेशन सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि लंग्स का जो प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो एक्स के लिए हमने अभी माना कि चलो रेस्पिरेशन है, लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब एक प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। उसी तरीके से अगर नट मतलब नट में अगर हम कोई प्रोसेस करें तो वो क्या होगा हमारा,
शेल होगा, ईट होगा, ऑयल होगा, आलमंड होगा? नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऑप्शन ही ना हो। इसका मतलब रेस्पिरेशन जो हमने चूज किया लंग्स के लिए वो हमारा गलत ऑप्शन है, हमें और ऑप्शन देखने पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसको यहाँ रिमूव करते हैं। ठीक है, अब क्या है, लंग्स में रेस्पिरेशन नहीं है, ऑप्शन ए तो इसका चला गया। हार्ट भी नहीं आएगा, हार्ट का लंग से कोई रिलेशन नहीं है। रिब्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि क्या है, रिब्स एक केज की तरह काम करता है जिसके अंदर हमारा क्या है, लंग्स रहते हैं, एक आउटर शेल जिसे हम कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें नट, तो नट का जो आउटर शेल है वो हमारा क्या होता है, शेल होता है। ठीक है, हर नट के ऊपर एक ऊपर से शेल लगा रहता है ना, आउटर स्फेयर जिसे हम बोल सकते हैं। तो वाई में हमारा ये रिलेशन हमारा दोनों में सही बैठ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई की जगह हमारा आ जाएगा शेल और एक्स की जगह पे हमारा रिब्स आएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था क्योंकि रेस्पिरेशन इसलिए दिया था ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले नज़र वहीं जाती है कि ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेट में आके हम लोग क्या फंस जाएंगे कि कौन सा प्रोसेस होगा भाई, इसमें ईट होता है, ऑयल होता है, आलमंड होता है? नहीं, तो रेस्पिरेशन रॉन्ग है, इसका मतलब हमने गलत चूज किया है। हमको क्या चूज करना है, रिब्स चूज करना है। रिब्स मतलब एक आउटर शेल जिसके अंदर हमारे क्या है, लंग्स सेफ रहते हैं। उसी तरीके से नट, नट को अगर हमें सेफ करना है तो नट का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो एक्स के लिए रिब्स मतलब ऑप्शन सी और वाई के लिए शेल मतलब ऑप्शन ए। तो कॉम्बिनेशन ऑप्शन क्या हुआ आपका, सी और ए, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थी आपके पूरा एनालॉजी का चैप्टर जिसमें हमने कई सारे टाइप पढ़े। टाइप 5 पढ़ा, ये आपका है फाइनल टाइप जिसमें हमने डबल एनालॉजी है टाइप 5 में। ठीक है, दो दो एनालॉजी है, एक ही क्वेश्चन में दो टाइप कर दिए हैं आपके, पहला और दूसरा। नेक्स्ट आपने पढ़ा आपका वर्ड एनालॉजी। ठीक है, ये है आपका वर्ड एनालॉजी, मतलब 3 वर्ड हो सकते हैं, उनके बीच में कोई एक रिलेशन होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। इसके पहले जो थर्ड था वो था आपका नंबर एनालॉजी, मींस नंबर के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लग सकता है ना, कई सारी चीज़ें लग सकती हैं उसमें, वो आपको देखना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो टाइप था वो था आपका अल्फ़ाबेट, मींस जैसे नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन था ऐसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में भी कोई रिलेशन होगा। आपको प्लेस वैल्यू से आप निकाल सकते हो या फिर दो लेटर्स के बीच में जितने लेटर्स हैं उससे भी आप निकाल सकते हो। और जो टाइप 1 था, टाइप 1 है आपका कौन सा है, हाँ, कंप्लीट एंड चूज देयर, मीन्स या तो आपको फाइनल लेटर आपको चूज करना होगा या फिर आपको एक ही केवल रिलेशन दिया जाएगा और सेकंड जो रिलेशन है वो आपको चूज करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये सारा जो है, इसके अलावा एनालॉजी से एक्स्ट्रा कोई ऐसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं, मैंने सारे टाइप आपको कवर कर दिए हैं। एक सेशन और हम लेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए होंगे वो सारा हम कवर कर लेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन एनालॉजी खत्म होके फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चैनल का नाम है प्रतिभा मंच। ठीक है, रिलेटेड जो भी आपकी ट्रिक्स हैं या जो भी 8 रिलेशन मैंने बताए थे आपको, उन सारे के शॉर्ट्स नोट्स मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में यूट्यूब इसी प्रतिभा मंच के शॉर्ट्स पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी और भी ट्रिक्स और जो भी जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे उनसे रिलेटेड भी जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, मिनी कॉन्सेप्ट है, वो सारा उस शॉर्ट्स में आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप कहोगे तो हम इंडिविजुअल एक वीडियो भी बना देंगे उस पर। ठीक है, तो सारा कंबाइंड हो जाएगा उस पर। फिलहाल
सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन, बाय बाय।